हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत की पूरी किताब को अच्छे से कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास लक्ष्मीकांत में है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पढ़ना है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कॉलोनाइज हुए हैं। ये सब चीजें आपको बहुत डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगी। हमें सिर्फ आज की क्लास में पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है। हमें पढ़ना है कंपनी रूल और क्राउन रूल। आज की क्लास में हम कंपनी रूल को कवर करेंगे और पहले थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने पहले लक्ष्मीकांत पढ़ी है या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है उन लोगों के लिए ये चीज बहुत इजी होगी कि वो डायरेक्टली जंप कर सकते हैं इस चीज पे। पर इससे थोड़ा सा पहले की टाइमलाइन क्या थी, कैसे हमें रूल करना स्टार्ट किया, कैसे कंपनी यहाँ आई, वो थोड़ा सा एक बेसिक्स देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए पहले क्या था ना, पहले किंग होता था और वो किंग कोई इलेक्टेड किंग नहीं होता था, वो हेरिटेड होता था। जैसे अभी क्या होता है कि इलेक्शन प्रोसेस होता है, पूरी डेमोक्रेसी हमारे पास है, हम खुद ही अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। ठीक है, हम ही उन्हें अपनी मर्जी से वहां पे बिठाते हैं, या और भी जितने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट्स हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, वहां पे एक किंग बना दिया जाता था। ठीक है, जो कि हेरिटेड होता था, जिसके पास अपनी पावर्स हेरिट करके वो आता था, जो कि रिच फैमिली से लोग होते थे। ये चीजें आप सबको पता होंगी। तो वहां पे रूल तो ये करते थे, लेकिन जो इनको डायरेक्शन दी जाती थी ना, वो चर्च के द्वारा दी जाती थी। उस टाइम पे डायरेक्शन चर्च देते थे किंग को कि कैसे रूल करना है, क्या लेजिस्लेटिव चीजें रहती थी, किसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मतलब वहां पे ना रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों मिक्स्ड अप थी। रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स्ड थी। और बाद में इस रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की बात की गई। ठीक है, और सेपरेट की कैसे किया गया कि भाई डेमोक्रेसी लेके आओ। ठीक है, हमारे पास राइट्स होने चाहिए अपने लीडर को चूज करने के। हम खुद से अपने लीडर को चूज करेंगे, वो इस किंग को जो है वो हेड नहीं मानना चाहते। किंग को वो हेड नहीं मानना चाहते। और इसके बाद देखो ये चीज कैसे आई, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो यहां से ये डेमोक्रेसी वाली डिमांड जो लोगों में उठने लगी कि हम लोग खुद से वोट करेंगे, खुद से इलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट हो गया। बट क्या इंडिया में आज भी रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स आज के टाइम पे सेपरेट है? देखो, अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट होता तो आज भी कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, क्लास के नाम पे, बहुत चीजों के बेस पे आज भी इंडिया में होता है ये चीज कि वोटिंग मांगी जाती है, वोट्स मांगे जाते हैं। सब लोग अपनी पर्टिकुलरली वो जिस कास्ट से, जिस बिरादरी से, जिस भी चीज से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं कि वही जो है आगे जाए, चाहे वो फिर कैसा भी लीडर हो, है ना। लेकिन हम लोग एक वो होता है ना भेड़ चाल, उसमें तो हम आज भी चलते हैं। तो क्या रिलीजन हमारे उसमें पॉलिटिक्स में सेपरेट है या नहीं है? नहीं है। और गांधी जी ने ये चीज मेंशन भी की थी कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से इंडिया में सेपरेट करना मतलब बहुत टफ है और वो कर भी नहीं सकते। ठीक है, करना भी नहीं था उन लोगों को। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ना, वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट है। वहां पे कोई भी किसी भी रिलीजन को मतलब कि प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है, प्रमोशन हमारे यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, उस लेवल पे यहाँ पे भी प्रमोट नहीं है। बट यहाँ पे हमारी कंट्री में हर रिलीजन को इक्वल प्रायोरिटी दी गई है, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, हर फेस्टिवल को हर इंसान को सेलिब्रेट करने का हक है। तो ये भी नहीं कह सकते कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से सेपरेट है, लेकिन ये भी नहीं है कि पॉलिटिक्स सिस्टम जो है वो रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात उठती है। सेक्युलरिज्म तो अपनी कंट्री में भी है, ऑफ कोर्स है। बट सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ये डिफरेंस है कि वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग इसको कहते हैं कि कंप्लीट सेक्युलरिज्म वहां पे है। वो लोग किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करते। मतलब ये तो बोल ही सकते हो कि मतलब सामने से कुछ दिखता नहीं है। कभी कभी अगर अमेरिका में या किसी और कंट्री में अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ हो रहा है तो बट वो लोग शो तो ये करते हैं कि वो बिल्कुल सेक्युलर है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है गड़बड़ रिलीजन को लेके, तो हम लोग भी सेक्युलर हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, किसी को डिफेम नहीं कर रहे, उनके अकॉर्डिंग और रिलीजन आर सेम। अब यहां से हुआ क्या, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया,
उसके बाद कॉलोनाइजेशन। अब हम एक कॉलोनी कैसे बने? हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की, मतलब कि यूके जो कि हमारा ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, हम लोग कैसे बने? देखो, हुआ क्या था ये सब तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेंगे कि कैसे वास्को डिगामा आया। ठीक है, वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप से रास्ता ढूंढा, वो इंडिया पहुंचा। और ये लोग इंडिया आए किस लिए थे? देखो, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सबसे पहले इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे। इन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी ने चार्टर साइन करवाया था और मोनोपोली ली थी कि हम लोग ही ट्रेड करेंगे। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि वहां की जो क्वीन थी ना, उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी थी ना, एक ट्रेडिंग कंपनी जो थी, इसने मोनोपोली ले ली थी क्वीन से। और मोनोपोली का मतलब ये है कि वहां उसके अलावा कोई भी कंपनी, इस पर्टिकुलर कंट्री से और कोई भी कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं आ सकती। जैसे कि अगर जियो है, एयरटेल है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, अगर ये सब कंपनी है, लेकिन अगर सिर्फ जियो ही मार्केट में है और इन दोनों को अलाउ ना करें, या सिर्फ वोडाफोन ही मार्केट में है और इन दोनों को अलाउ ना करें ऑपरेट करना, तो ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास मोनोपोली है, क्योंकि यही फिर डोमिनेट करेगी, ये अकेली कंपनी है। और फिर अगर ये डोमिनेट कर रही है ना, तो ये रिचार्ज के जो प्राइसेस है ना, वो कुछ भी रख सकती है। आपके पास कोई भी प्राइस अगर वो कोट करेंगे कि भाई 700 का रिचार्ज पर मंथ होगा, तो होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोनोपोली का मतलब समझ गए ना, कि कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली लेके आई थी, क्योंकि इनको ये था कि यहाँ से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे जाके ब्रिट वहां पे यूके में या जो भी वेस्टर्न पार्ट में स्पाइसेस की नीड थी उसको फुलफिल करने के लिए वहां पे ट्रेड करेंगे, और जितना चाहेंगे उतना पैसा ये लोग अर्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटिव में कोई और कंपनी आ जाएगी, तो इनको ये हो जाएगा ना कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, अगर कंपीट कोई और भी कंपनी इनके साथ करेगी, इसीलिए उन्होंने मोनोपोली ले ली। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखो, हमने ये देख लिया कि 1600 में इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ गई है। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो बैटल ऑफ बक्सर जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई ना, उस टाइम के बाद 1765 में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसको दीवानी राइट्स मिल गए। क्या मिल गए? दीवानी राइट्स। अगर आपको दीवानी राइट्स मिल गए हैं, अब दीवानी राइट्स क्या थे, ये देखो, ये थे रिवेन्यू प्लस सिविल राइट्स। रिवेन्यू प्लस सिविल राइट्स थे। रिवेन्यू कलेक्शन के, टैक्स कलेक्शन के राइट्स इनके पास आ गए, और जो भी जस्टिस के राइट्स थे वो भी इन्हीं के पास आ गए, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने बंगाल को हरा दिया। और बंगाल हम सबको पता है कि कितना बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। उस टाइम पे सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बंगाल था। ठीक है, इन्होंने बंगाल को हराया और वहां पे दीवानी राइट्स ले लिए इन्होंने। बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के सब जगह का टैक्स कलेक्शन के राइट्स इनके पास आ गए। जो कंपनी, अगर एक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आके टैक्स पे कर रही थी, जो यहाँ के राजा थे उनको ये टैक्स पे करते थे, अब ये टैक्स पेइंग कंपनी अगर टैक्स कलेक्शन कंपनी बन जाएगी, तो सोचो इंडिया में कितना बड़ा चेंज आ गया होगा। उसके बाद इंडिया एक कॉलोनी बन गया था। ठीक है, क्योंकि ये लोग अब टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, जस्टिस भी इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, और उसके बाद ये चीज कैसे बदली, क्या हुआ? 1858 में सिपोय म्यूटिनी हुई। सिपोय म्यूटिनी। अब देखो, सिपोय म्यूटिनी हुई तो क्या हुआ? सिपोय म्यूटिनी हुई तो क्या चेंजेस हुए होंगे? देखो, हमने यहाँ पे देखा था 1853 तक, यहाँ पे 1858 में क्राउन रूल आ गया। जब यहाँ पे सिपोय म्यूटिनी हुई ना, उसके बाद यहाँ पे क्राउन रूल आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास प्रोटेस्ट हुए थे। यहाँ पे मास प्रोटेस्ट हुए थे। इसको हम ये भी कहते हैं कि फर्स्ट मास प्रोटेस्ट उस लेवल पे हुए थे, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इतने टाइम से जो भी
टॉर्चर लोग सहते हुए आ रहे थे, इनको दुगना टैक्स पे करना पड़ रहा था। इवन दो यहाँ पे आप लोग अपना जो आपके पास अपना सेलिंग प्राइसेस था ना, वो भी आपका बहुत गिर गया था। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग आपसे जो भी माल है वो बहुत ही, जैसे होता है ना कि बहुत मिनिमल चार्जेस पे वो आपसे चीजें खरीद रहे थे और उसको वहां पे बहुत ज्यादा महंगे में बेच रहे थे। तो वो वाली चीज यहाँ पे हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि मास प्रोटेस्ट हो गया और उसकी वजह से फिर क्राउन जो कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट है ना, उसने डायरेक्ट कंट्रोल अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी रूल है, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी रूल है। जो भी दीवानी राइट्स यहाँ पे इन लोगों को मिले हैं, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे हुई है इसी टाइम ड्यूरेशन में 1764 में। इसके बाद क्राउन रूल आएगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, जब क्राउन ने, जो कि ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट यहाँ पे है, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने डायरेक्टली अंडर अपने ले लिया था इस कॉलोनी को। मतलब इंडिया को डायरेक्टली, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्टली अपने अंडर ले लेंगे ये लोग। देखो ये डिफरेंस क्या है ना, जैसे कि कोई प्रिंसिपल है और वो किसी टीचर को कोई डायरेक्शन दे दे कि आप स्टूडेंट से ये काम करवाओ या उनको ये बोलो या उनको मतलब कि डांट लगाओ पीटो जो भी करो, लेकिन स्टूडेंट्स की नजरों में तो टीचर ही बुरा बन रहा है कि ये यार ये टीचर तो ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर्स किसके हैं? प्रिंसिपल के। तो यहाँ पे यही था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये पहले भी रूल तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कर रही थी, बस नाम इनका खराब हो रहा था। जैसे जैसे इनका नाम खराब, इनको पता था कि ये चीज तो होने वाली है, जैसे जैसे इनका और ज्यादा नाम खराब होता चला गया, फिर इन्होंने बोल दिया कि हम लोग एक गुड गवर्नमेंट है, हम सब कुछ सही करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे बोल के फिर ये इन्होंने डायरेक्ट अपने अंडर सब चीजों को लिया था। ठीक है, इतना डिफरेंस अभी तक समझ आ गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल। अपनी बुक्स आप लोग ओपन कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत की। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का सबसे पहला एक्ट है जो बुक में हमें गिवन है, वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सबसे पहला स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया था कंट्रोल, रेगुलेट करने का, इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में लिया गया था। अब देखो, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन हो गया। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। मतलब बस वही है कि नेम में चेंज है थोड़ा सा, और उसको पावर्स एक्स्ट्रा मिल गई है यहाँ पे। और वॉरेन हेस्टिंग, इसको याद रखना, वन डे एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, देखो अब गवर्नर जनरल की, ये जो गवर्नर जनरल यहाँ पे बनाया है, इसको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है। गवर्नर्स तो बहुत सारे, देखो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बिहार, उस टाइम पे भी हर पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नर्स इन लोगों ने अपने बैठा रखे थे। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई। मतलब कि ये बंगाल में जो गवर्नर बैठने वाला था ना, इसके अंडर आएंगे कौन? बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास को इसका सबऑर्डिनेट बना दिया। बॉम्बे और मद्रास को इसका सबऑर्डिनेट बना दिया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेटेड टू गवर्नर ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिया था, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन। कैसे? सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो, जब भी हम पावर को एक एक पर्टिकुलर सेंटर को देने की कोशिश करें, मतलब बंगाल को एक ऐसा सेंटर बना दिया जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर्स हैं। ठीक है, जैसे आज हमारे पास क्या है, अभी क्या हमारे पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है? क्योंकि हर स्टेट के पास, इंडिया में हर स्टेट के पास अपनी अपनी कुछ पावर्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो हर स्टेट हर डिसीजन को किसी एक सेंट्रल पावर से पूछ के ही ले सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर स्टेट के पास अपनी पावर्स है। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब कि वहां पे होता क्या है ना कि ऑटोक्रेसी आ जाती है। वहां पे फिर वो डेमोक्रेसी वाली चीज नहीं रहती, क्योंकि आप हर डिसीजन के लिए आपको एक ही बंदे को अगर आपने रिस्पॉन्सिबल बना दिया है ना, तो फिर वो ऑटोक्रेट बन जाएगा, वो डोमिनेट करने लगेगा। तो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का लिया गया, जहां पे बंगाल को जो है हेड बना दिया। यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास भी इसी के अंडर आएंगे। अब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी ना, ये जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, इसकी एक काउंसिल बनाई गई कि कैसे जो भी ऑर्डर्स होंगे उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसके ये हेड रहे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल यहाँ पे ये हेड बनेंगे। इनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें कि 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है,
जिसमें कि 4 मेंबर्स होंगे इनको असिस्ट करने के लिए। चलो, ये पॉइंट हो गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ आया था? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया 1774 में। मार्क दिस पॉइंट, प्रोहिबिट सर्वेंट्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग ब्राइब एंड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड। अब यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया कि जो प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही थी ना, जैसे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अंडर जो भी लोग प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे, जो भी एम्प्लॉयज इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे, वो लोग कर क्या रहे थे, यहाँ से अपना कंपनी से छुपा के अलग से ट्रेड कर रहे थे ताकि वो भी कुछ बेनिफिट्स कमा सकें। उसको यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया, और जो भी आप ब्राइब लेते हो, जो भी आप प्राइवेट ट्रेड करते हो, वो सब यहाँ पे बंद कर दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, गवर्निंग बॉडी थी जो कंपनी की, जो गवर्न कर रही थी उनको, उनको रिवेन्यू को रिपोर्ट करना था कि उनका कितना रिवेन्यू हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमारे पास आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलो, इसका दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, exempted governor general and its council and servants of company from supreme court jurisdiction। जो सुप्रीम कोर्ट था ना, जो 1774 में हमने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया है, ठीक है, उसके जुरिडिक्शन में जो एक गवर्नर जनरल था और इसकी काउंसिल में जो ये 4 मेंबर्स थे ना, ये इसके अंडर नहीं आएंगे। मतलब इनके पास फ्रीडम थी अपने डिसीजंस लेने की। इनको जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए सू नहीं कर सकता कि भाई तुम बुलाओगे कुछ भी, आपने ये एक्शन क्यों लिया है, आप उनके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहे हो। ठीक है, एक्सक्लूड रिवेन्यू मैटर्स। अब सुप्रीम कोर्ट जो था उसके उससे रिवेन्यू मैटर्स भी छीन लिए गए कि रिवेन्यू का जो भी मैटर होगा, टैक्स लेने का, टैक्स कलेक्शन का, टैक्स नॉन पेमेंट का, टैक्स रिवेन्यू से रिलेटेड जितना कुछ होगा, वो सब सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं आएगा। और उसको कौन सुनेगा? उसको गवर्नर जनरल एंड काउंसिल देखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन ओवर कलकत्ता इनहेबिटेंट, सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन सिर्फ कलकत्ता वाले लोगों पे है। अब यही देखो कि एक सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पास आज सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है हमारे पास, जो कि हाईएस्ट जुडिक्शन बॉडी है इंडिया में, उसका कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया है। उसका कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया है। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन होगा वो कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स पे ही होगा। ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स की जितनी जो भी और छोटे मोटे कोर्ट्स थे, जो कि प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, जिसे हम कहते हैं कि स्टेट्स में जो कोर्ट्स बने हुए थे, वो सब डायरेक्टली कहाँ जाएंगे भाई? गवर्नर जनरल के पास जाएंगे अपील लेके। मतलब कलकत्ता के अलावा और जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, वो सब जाएंगे डायरेक्टली गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल काउंसिल है ना, वही रूल्स बनाएगी इन प्रोविंसेस के लिए। कलकत्ता को छोड़ के जितने भी प्रोविंसेस थे, उनके रूल्स गवर्नर जनरल काउंसिल से ही बनेंगे। वही डायरेक्शन देंगे, उन्हीं के पास केस सुना जाएगा, सब कुछ वहीं से होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मार्क इट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे दो बॉडी बनती हैं। पहले देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। जो भी ट्रेडिंग के थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें थी ना, पॉलिटिक्स जो चल रहा था यहाँ पे और जो कमर्शियल ट्रेडिंग चल रही थी, उन दोनों को यहाँ पे सेपरेट कर दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट बना दी। अब ये ड्यूअल गवर्नमेंट क्या थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो तो कमर्शियल फंक्शंस देखेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। समझ गए? देखो, यहाँ पे एक बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि रिवेन्यू को रिपोर्ट कर रही थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने ही देखा था। यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी है जो कमर्शियल फंक्शंस को ही सिर्फ देखेगी, और पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए एक अलग बॉडी बना दी जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहे हैं। ठीक है, ये दो ड्यूअल गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे इसको ड्यूअल गवर्नमेंट बोला गया है। दो अलग अलग बॉडीज का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हो गया। पहले एक ही बॉडी थी जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। अब देखो, फर्स्ट कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। सब पहली बार जितनी भी कंपनी ने टेरिटरीज को, जितने भी एरियाज को एक्वायर कर रखा था ना, उसको पहली बार इस एक्ट के टाइम पे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया। क्लियर है? ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
कंपनी अफेयर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल किया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स इन इंडिया। यहाँ पे पहली बार एक डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की। इससे पहले वो लोग रेगुलेट कर रहे थे, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की है कंपनी के अफेयर्स को, जो भी वो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। चलो, एक्ट ऑफ 1786 एक छोटा सा एक्ट है जो कि मेंशन है आपकी बुक में। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, वो चेंज होके लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। इसमें दो ही, ये ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दो डिमांड्स रखी थी। दो डिमांड्स क्या थी कि उनके पास ओवरराइड डिसीजन ऑफ काउंसिल, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। गवर्नर जनरल थे ना हेड इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और इनके 4 मेंबर्स थे इनके पास। ठीक है, इन 4 मेंबर्स के और इनके अगर डिसीजंस में मैच नहीं होता है, तो इस गवर्नर जनरल के पास ये पावर होगी कि ये अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो इनके डिसीजन को ओवरराइड कर सके। ठीक है, ही वुड बी कमांडर इन चीफ। अब वही कमांडर, चीफ कमांडर वही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दो डिमांड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी। चलो, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 देखो। ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू ऑल फ्यूचर। यहाँ पे ये कहा गया कि जो ओवरराइड करने की पावर थी ना डिसीजन को, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर, ये जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल रहेंगे ना, सबको मिलेगी। ये इस एक्ट में डिसीजन लिया गया। गवर्नर जनरल गिवन मोर पावर ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। अब देखो, पहले ही बंगाल जो था वो आ चुका था ऊपर, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइजेशन शुरू कर चुके थे ये लोग 1773 में। अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल को ये पावर मिलेगी कि वो जितनी भी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज हैं, पहले इन्होंने किसको किया था इसके अंडर, ओडिशा को, किसको, ओडिशा को और, सॉरी, बॉम्बे को और मद्रास को। किसको इसके अंडर किया था, बॉम्बे एंड मद्रास। चलो, अब इन्होंने बोला कि सबऑर्डिनेट, जितनी भी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज है ना, सभी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज इसी के अंडर आएंगी। सभी प्रेसिडेंसीज को इसी का सबऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अंडर कर दिया जाएगा। पहले सिर्फ दो ही थी, बॉम्बे एंड मद्रास। फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइजेशन जब शुरू हुआ था, उसके बाद ट्रेड कंपनी के जो मोनोपोली थी, ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसकी मोनोपोली यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी। मोनोपोली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जो यहाँ पे इन्होंने बोला था ना, इससे पहले वाले एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखा था ये कि कमांडर इन चीफ तो वही होगा जो गवर्नर जनरल बनेगा, उसी को डायरेक्टली कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। लेकिन बाद में ये डिसीजन इस एक्ट में लिया गया कि कमांडर इन चीफ जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो गवर्नर जनरल जो है उसको ही डायरेक्टली, आप ये नहीं बोल सकते कि वो कमांडर इन चीफ है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनको इंडिया के रेवेन्यू से पे किया जाएगा। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से आ गया, देखो थोड़ा सा चीजों को समझो। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना, जो यहाँ के पॉलिटिक्स सिस्टम को देख रहे थे इंडिया में, इनको रिवेन्यू, ये लोग पता है कौन थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले, ये ब्रिटिश के ही, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहीं के मेंबर्स थे। अब इनको ये बोल रहे हैं कि इनको जो रिवेन्यू मिलता है ना, वो इंडिया पे करेगा। रिवेन्यू इंडिया की, इंडिया क्यों पे करेगा, ये लोगों ने, ये कंपनी यहाँ पे आई है रूल करने के लिए, ये कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आई थी, अब रूल करने पे आ गई है क्योंकि इन्होंने टैक्स कलेक्शन राइट्स भी छीन लिए थे। और उसके बाद इंडिया के रेवेन्यू से इनको पे किया जा रहा है, क्योंकि ये, पहली बात तो ये कंपनी के मेंबर्स हैं, इनको वहां से पेमेंट मिलनी चाहिए। ये लोग वहां से आए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए हैं, लेकिन इनको पेमेंट कौन कर रहा है, इंडिया, इंडियन रेवेन्यू से इनको पेमेंट मिलेगी। ये भी यहाँ पे रखा गया। ठीक है, अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, कुछ पॉइंट्स इसमें अच्छे से याद रखना। चलो देखते हैं। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश्ड। यहाँ पे जो ट्रेड की मोनोपोली मिली थी ना इनको 20 ईयर्स वाली, जो कि हर 20 ईयर्स के बाद ये लोग एक्सटेंड करवा रहे थे, 1793 में यहाँ पे मिली थी। इसके बाद 1813 में इनको लग रहा था एक्सटेंड होगी, लेकिन इनकी जो ट्रेड की मोनोपोली थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया कि अब ट्रेड की कोई मोनोपोली नहीं है, कोई भी कंपनी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। और भी कंपनीज, जो ब्रिटिशर्स की और भी कंपनीज थी, उनको भी रास्ता मिला कि वो भी आए और यहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है, मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसको कुछ चीज में मोनोपोली दी गई। अब वो कौन सी चीज में मोनोपोली दी गई है, ये देख लीजिए आप लोग। देखो, जो कि चाइना के साथ जो ये लोग ट्रेड कर रहे हैं वो, और
चाय का जितना भी व्यापार है और चाइना के साथ जितना भी व्यापार है, इन दोनों में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही डील करेगी और कोई भी कंपनी इस चीज में नहीं इंटरफेयर कर सकती। सिर्फ दो चीजों के लिए इनको मोनोपोली दी गई। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया कि वो यहाँ पे आए, अपना क्रिश्चियनिटी वाले इनको रिलीजन को फैलाएं, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करें, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी रास्ते खोले गए। लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल लेवल पे प्रेसिडेंसीज जो प्रोविंसेस थे, उनको भी बोला गया कि आप लोग भी टैक्सेस पे लगा सकते हो। लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करने के लिए अलाउ कर दिया। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। चलो अब देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। सबसे पहली चीज इस एक्ट की याद रखनी है आपको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो हमने फर्स्ट एक्ट पढ़ा था, 1773 जो हमने फर्स्ट एक्ट पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप लिया गया था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप लिया जाएगा सेंट्रलाइजेशन की तरफ, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। बंगाल से पूरे इंडिया का गवर्नर रहेगा वो। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। रेगुलेशंस टू एक्ट, जितने भी पहले चीजों को रेगुलेट किया जा रहा था, ठीक है, अब उनको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी चीज अब रेगुलेट नहीं की जाएगी, उसको पर्टिकुलरली एक एक्ट, एक लेजिस्लेशन बना दिया जाएगा, एक लॉ बना दिया जाएगा। टुक अवे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जैसे बॉम्बे और मद्रास जो थे, जिनको हमने देखा था 1773 में, उनकी जो पावर्स है उनको सबऑर्डिनेट कर दिया था, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर, ठीक है, यहाँ पे बंगाल के अंडर इनको सबऑर्डिनेट किया था। लेकिन अब यहाँ पे इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीन ली। देखो, लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी होती हैं? रूल्स को बनाना, ठीक है, लॉज बनाना, रूल्स बनाना। लॉज को इम्प्लीमेंट कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव। लॉज को इम्प्लीमेंट कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन, जो उनकी लॉज बनाने की, कानून बनाने की जो पावर थी ना, वो भी छीन ली गई यहाँ पे, ठीक है, और वो पावर्स भी किसको मिल गई? बंगाल को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फाइनल स्टेप ले चुके थे सेंट्रलाइजेशन की तरफ, क्योंकि सारी पावर सिर्फ बंगाल के हाथ में चली गई। और बंगाल को भी नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, वही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही लेजिस्लेटिव पावर्स भी लेगा। और सेंट्रल लेजिस्लेशन बिगिन हो चुका था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, वही मैंने आपको बोला है कि उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई है। अभी एक बात बताओ मुझे, कि अगर कोई प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनको उस पर्टिकुलर स्टेट ने चूज करके बनाया है, वो लोग उनके लिए अच्छे लॉज बना पाएंगे? या जो एक सेंट्रल पूरी कंट्री के लिए एक मेंबर जो है, वो बैठ के पूरी कंट्री के लिए लॉ बना सकता है? क्या जो लॉज साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्या वो नॉर्थ इंडिया के लिए अच्छे हैं? और जो नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्या वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अच्छे हो सकते हैं? तो हर पर्टिकुलर रीजन की एक अलग डिमांड थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेशन जो भी था वो सारा सेंट्रलाइज कर दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे बने, उनको सारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर सारी उन्हीं के हाथ में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, और उनका जो कमर्शियल बॉडी थी ना, वो एंड हो गया, क्योंकि उनका ट्रेडिंग राइट्स उनसे छीन लिए गए, ठीक है, मोनोपोली उनसे चली गई है। अब आप लोग अपनी मन मर्जी से ट्रेड नहीं कर सकते। वो एक कंपनी यहाँ पे क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी, फिर रूल करने लगी, रिवेन्यूज उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। लेकिन अब उनसे वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, मतलब सिर्फ एडमिन कर पाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के हाथ में पूरी पावर है पूरे इंडिया से ट्रेड करने की, कि इंडिया में क्या प्राइस पे चीजें सेल होंगी, वहां पे किस प्राइस में चीजें जाके आप लोग बेचने वाले हो, ये सब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से वो लोग क्या करते थे ना, बहुत सस्ते में बाय कर लेते थे, ठीक है, और वहां पे जाके बहुत ही हाई रेट पे सेल करते थे चीजों को। जो वो सब चीजें थी, अब इनकी जो भी थी वो बंद हो चुकी है। और यहाँ पे पहला एक अटेम्प्ट लिया गया था कि ओपन कंपटीशन फॉर
सिविल सर्विसेज। मतलब जो इंडिया के जो लोग थे ना, उनके लिए भी कंपटीशन, जो सिविल सर्विसेज, जो आज आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, उस एग्जाम को इंडियंस के लिए भी ओपन किया जाए। यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया गया था, लेकिन ये चीज फेल हो गई थी इस एक्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। चलिए नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1853। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब देखो, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। पहले जो गवर्नर जनरल काउंसिल बनी थी, गवर्नर जनरल, उसी के हाथ में लेजिस्लेटिव पावर थी, उसी के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर थी। लॉज बनाएगा भी वही और इम्प्लीमेंट भी वही कराएगा। अब ये पावर्स को यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी रूल, बट टाइम नॉट स्पेसिफाइड। कंपनी का जो रूल था ना, वो एक्सटेंड कर दिया गया। मोनोपोली तो देखो उनकी पहले ही छीन ली थी, मोनोपोली तो उनकी लास्ट एक्ट में ही छीन ली थी, लेकिन उनका रूल एक्सटेंड कर दिया गया। वो लोग जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो उनके पास थी, उनको एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो कितने टाइम तक इस चीज को कर सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले हमने देखा था कि वहां पे एक गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कि 4 मेंबर्स की थी। यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट कर दी गई है पावर। यहाँ पे 6 मेंबर्स इस काउंसिल में थे, जिसमें से जो 4 मेंबर्स थे ना, वो लोकल गवर्नमेंट के लोग थे, मद्रास के, बंगाल के, आगरा के और बॉम्बे के। यहाँ पे इनको रिप्रेजेंटेशन मिला। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और कंपटीशन, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपटीशन लास्ट एक्ट में फेल हो गया था, जिसको देने की कोशिश तो की थी लेकिन वो लोग नहीं दे पाए थे, उसको यहाँ पे लाने की कोशिश भी की गई और वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो यहाँ पे मिकॉले कमिटी, मिकॉले कमिटी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मिकॉले कमिटी यहाँ पे आएगी, और इस कंपनी ने अपॉइंट के लिए, ओपन कंपटीशन के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए यहाँ पे इन चीजों को ओपन कर दिया था। सभी के लिए कंपटीशन ओपन था, जो इंडिया के लोग थे वो भी सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते, एग्जाम दे सकते हो आप लोग। ठीक है, आप भी सिविल सर्वेंट बन सकते हो। यहाँ पे ये चीज ओपन हुई थी। और इसके बाद हमारे पास हो जाती है सिपोई म्यूटिनी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्राउन रूल। उसके बाद जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है ना, वो डायरेक्टली रूल करने के लिए बोलेगी कि अब हम डायरेक्टली, हम एक गुड गवर्नमेंट है, हम लोग डायरेक्टली रूल करेंगे, सब अच्छा होगा, ये होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे पावर्स छीन ली जाएंगी, और सारा का सारा जो रूल, जो पोजेशन है, वो जो ब्रिटिशर्स की जो क्वीन है, ब्रिटेन की जो क्वीन है, उन्हीं के नाम पे 1858 से उन्हीं के नाम पे सारा पोजेशन आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्राउन रूल को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्राउन रूल डिस्कस करेंगे। ये एक्ट क्राउन रूल में हमें डिस्कस करने हैं, आप लोग बुक से मैच कर लेना, कोई एक्ट नहीं छूट गया हो, और इनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना।